नमस्कार, इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीता सिंह। बीजेपी से बागी हुए विष्णु लाटा जयपुर के नए मेयर चुने गए हैं। बीजेपी उम्मीदवार मनोज भारद्वाज एक वोट से चुनाव हार गए। लाटा की जीत के गहरे मायने निकाले जा रहे हैं। जयपुर को मिला नया महापौर, चुनाव में बीजेपी को करारी मात, कामयाब रही कांग्रेस की रणनीति, लाटा की लगी लॉटरी, बीजेपी में दरार, 18 बीजेपी पार्षदों की क्रॉस वोटिंग, सत्ता से बीजेपी को झटके पर झटके लग रहे हैं। प्रतिष्ठित जयपुर नगर निगम के महापौर के उपचुनाव में बीजेपी के आधिकारिक उम्मीदवार को करारी मात मिली है। बीजेपी के आधिकारिक उम्मीदवार मनोज भारद्वाज को बीजेपी के ही बागी उम्मीदवार विष्णु लाटा ने मात दे दी है। विष्णु लाटा ने मनोज भारद्वाज को एक वोट से मात दी। 90 पार्षद ही तो इसीलिए तो मेयर बनाऊं मैं। आप बताओ, इसीलिए मैं कह रहा था मैं बनूंगा। अब 90 ने बनाया, 45 ने बनाया, 40 ने बनाया, महापौर बन गया। मैं आपके सामने हूँ। हम सिर्फ जयपुर का विकास, चौमुखी विकास करना चाहते हैं। किसी भी पार्टी के मतभेद से नहीं, जनता को पूर्ण रूप से राहत देने के उद्देश्य से काम करेंगे निगम। आपको बताएंगे महापौर के चुनाव का पूरा गणित, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि कौन है विष्णु लाटा और उनकी जीत का सूबे की सियासत पर क्या असर होगा। विष्णु लाटा 2014 में बीजेपी से पहली बार पार्षद बने। जयपुर के मुहाना से सरपंच रह चुके हैं लाटा। सांसद रामचरण बोहरा के करीबी माने जाते हैं लाटा। 2014 में डिप्टी मेयर पद के लिए जताई थी दावेदारी। विष्णु लाटा लाहौटी के कार्यकाल के दौरान भी कर चुके हैं बगावत। सांगानेर विधानसभा सीट से टिकट के लिए भी लाटा कर चुके हैं दावेदारी। कठिन संघर्ष में जिस तरह से विष्णु लाटा ने जीत दर्ज की, उससे जयपुर के साथ ही सूबे की सियासत के बदले समीकरण का पता चल रहा है। 18 बीजेपी पार्षदों की क्रॉस वोटिंग के भी कई मायने हैं। इस जीत में कांग्रेस की रणनीति कारगर रही। कांग्रेस के 18 पार्षदों ने न सिर्फ बीजेपी के बागी उम्मीदवार विष्णु लाटा को वोट दिए, साथ ही बीजेपी के भी 18 पार्षदों को पार्टी लाइन से हटने के लिए मनाया। लोकसभा चुनाव के पहले इस जीत ने बीजेपी का मनोबल घटाया है और कांग्रेस का आत्मविश्वास बढ़ा है। विष्णु लाटा का मेयर बनने का प्रभाव लोकसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। खास बात यह है कि लाटा को सांसद रामचरण बोहरा का करीबी माना जाता है। इस चुनाव ने बीजेपी की दरार को साफ कर दिया है, क्योंकि इस जीत से बीजेपी संगठन दो फाड़ दिखा। पार्टी संगठन के आदेश की बीजेपी पार्षदों ने अवहेलना कर दी। आपको बता दें कि जयपुर नगर निगम में कुल पार्षदों की संख्या बीजेपी के 63, कांग्रेस के 18, अन्य 9। विष्णु लाटा को 45 पार्षदों का साथ मिला, तो मनोज भारद्वाज केवल 44 मत ही अपने नाम कर पाए। बहरहाल विष्णु लाटा को शहर का मुखिया बनाकर कांग्रेस ने बीजेपी को करारा झटका दिया है। देखना होगा कि बीजेपी अपनी इस हार से कुछ सबक सीखती है और क्या कांग्रेस मिशन 25 के लिए ऐसी ही और रणनीति से बीजेपी को झटका देगी। जयपुर से दीपक व्यास की रिपोर्ट। और चलिए अब आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। दोनों तस्वीरें हैं तो दो अलग अलग समय की, लेकिन दोनों में मेयर का चुनाव जीतने वाले लाटा का लय एकदम अडिग दिखा। चलिए सुनते हैं क्या कुछ मतदान से पहले कहा और क्या कुछ जीत के बाद। सब मेरे को वोट मिलेंगे। कॉन्फिडेंस है पूरा? बिल्कुल कॉन्फिडेंस। आप पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, किस तरह का पार्टी की ओर से आपको प्रस्ताव मिला? नहीं, प्रस्ताव लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है और उसके तहत हम भी चुनाव लड़ रहे हैं। 90 पार्षद ही तो इसीलिए तो मेयर बनाऊं मैं। आप बताओ, इसीलिए मैं कह रहा था मैं बनूंगा। अब 90 ने बनाया, 45 ने बनाया, 40 ने बनाया, महापौर बन गया। मैं आपके सामने हूँ। और चलिए अब आपको सुनाते हैं कि लाटा के बागी होने पर पार्टी के नेताओं ने क्या कुछ कहा। मैं समझता हूं कि पार्टी से बड़ा कोई भी नहीं है और पार्टी से खिलाफ जो जो लोग गए हैं उनका आगे आगे भी क्या असर हुआ है ये जनता सब जानती है। इसलिए पार्टी से बड़ा यदि कोई अपने आप को समझने की कोशिश करता है तो मैं उसको उचित नहीं समझता। बाकी परिणाम बताएंगे। देखिए, कोई यदि भटक जाता है तो उसका कोई इलाज नहीं है, पर भारतीय जनता पार्टी के सारे पार्षद बिल्कुल एकजुट हैं और जितने वोट हैं भारतीय जनता पार्टी के
उससे ज्यादा वोट आएंगे और जो अधिकृत उम्मीदवार है वो भारी बहुमत से जीतेगा। तो वहीं आपने सुना क्या कुछ कहना था पार्टी के बागी हुए लाटा के बारे में। जो पार्टी के बागी नेता हैं, बाकी के जो नेता हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा ये आपने सुना। कालीचरण सराफ थे और साथ ही अशोक लाहौटी भी थे। तो यहां पर आपने देखा कि किस तरह से कांग्रेस की रणनीति काम आई और बीजेपी से बागी हुए विष्णु लाटा जयपुर के नए मेयर चुने गए। और चलिए इस पर और ज्यादा बातचीत के लिए रुख करेंगे। हमारे सहयोगी सतवीर सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी सतवीर, पूरा गणित तो हमने देखा कि किस तरह से जीत हासिल करी है लाटा ने और वो मेयर बने, मेयर चुने गए हैं, लेकिन उसके अलावा इसका आगामी असर क्या होने वाला है ये बेहद दिलचस्प रहेगा। जी बिल्कुल, इसका असर आगे भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव हुए थे और उसके बाद में जब बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था, और अभी जो मेयर के चुनाव हुए हैं, क्योंकि मेयर में जिस तरीके से निगम में जो बोर्ड है वो बीजेपी का बना हुआ था और 63 जो पार्षद हैं वो बीजेपी के थे, 18 पार्षद जहां कांग्रेस के थे, तो इसको अंदाजा कहीं लगाया जा सकता था। और जिस तरीके से मेयर चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरीके से यहाँ पर किसी भी तरह की रिस्क यहाँ पर लेना नहीं चाहती थी और इसी को लेकर जो पार्षदों जो बाड़ाबंदी है वो 2 दिन पहले ही शुरू कर दी थी। एक होटल में रिसोर्ट के अंदर उन पार्षदों को बुलाया गया, लेकिन जिस तरीके से आज जब मेयर का जो उपचुनाव हुआ तो उसके अंदर विष्णु लाटा ने बागी यहाँ पर तेवर दिखाए और उसके बाद में उन्होंने जो नामांकन यहाँ पर भरा था, उसके बाद सिफारिश जो उनको मनाने का जो दौर है वो भी चला था। यहाँ पर जो अशोक लाहौटी है, जो विधायक हैं और जो पूर्व महापौर भी रह चुके हैं, पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी भी पहुंचे और मोहनलाल गुप्ता भी पहुंचे, लेकिन जैसे ही जो नामांकन पर्चा उन्होंने भरा था उसके बाद में उनको मनाने का जो दौर चला था। लेकिन अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि एक जो जिस तरीके से उन्हें जो वोट मिले हैं मतदान के बाद में, जो वोट उन्हें मिले हैं 45 वोट उन्हें मिले थे और 44 जो वोट हैं वो जो मनोज भारद्वाज है उनको मिले हैं। जीत एक वोट की इसके साथ में उनकी यहाँ पर हुई है। वो महापौर के पद पर अब दावेदारी यहाँ पर करते नजर आएंगे, शहर के जो सरकार के मुखिया है वो बनेंगे। लेकिन इसका जो नतीजा है, इसका जो असर है वो हम मान सकते हैं, क्योंकि अंदर ही जो बीजेपी की जो अंतरकलह है वो इस चुनाव के बाद में सामने आ चुकी है। क्योंकि अगर जो क्रॉस वोटिंग यहाँ पर साफ देखने को मिली है, और क्रॉस वोटिंग का ही नतीजा है कि जो मेयर पद का जो मेयर पद था वो अब बीजेपी से दूर हो चला है। और इसका दूसरा कारण ये भी देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका जो आगामी जो लोकसभा चुनाव भी होने वाले हैं, लोकसभा चुनाव को लेकर किसी भी तरह की जो बीजेपी है वो कोई भी यहाँ पर सामने नहीं ला पा रही थी। और उनका यही कहना था कि हमारे बीच में किसी भी तरह का मतभेद नहीं है, गुटबाजी नहीं है और हम एक राय होकर इस चुनाव को, लोकसभा चुनाव को भी लड़ेंगे। लेकिन साफ तौर पर बात जिस तरीके से मेयर चुनाव की सामने आई है, जो अंतरकलह सामने आई है, ये आगामी जो लोकसभा चुनाव है उसके लिए घातक हो सकता है। जी सतवीर, उसके अलावा कांग्रेस भी इसमें बधाई की पात्र, क्योंकि कांग्रेस ने जिस तरह की रणनीति बनाई उससे एक बड़ा झटका बीजेपी को यहां पर मिला है। और जो पार्टी अपने आप को मजबूत पार्टी, एक साथ चलने वाली पार्टी कहती थी, आज किस तरह से अंतर कलह जो है वो सामने निकल कर आई है पार्टी की। जी बिल्कुल, इसमें जिस तरीके से कांग्रेस ने शुरू से ही ये सामने बात आ गई थी, क्योंकि कांग्रेस के जो पार्षद थे वो काफी कम थे और उन्हें पता था कि वो ऐसे जीत हासिल नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई ना कोई बागी होकर अगर चुनाव लड़ता है तो उसके समर्थन लाने की पूरी बात यहाँ पर करेंगे। फूट डालने की जो नीति है वो भी लगातार की जा रही थी। जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि मंत्री जो प्रताप सिंह खाचरियावास है वो लगातार कांग्रेस पार्षदों की मीटिंग यहाँ पर ले रहे थे और उनसे फीडबैक लिया जा रहा था कि किस तरीके से जो चुनाव है उसको यहाँ पर रणनीति के जरिए आगे लाया जाएगा। और जो मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने साफ तौर पर यह भी कहा था जब समय आएगा तो वो अपना जो पत्ता है वो भी यहाँ पर खोलते हुए नजर आएंगे। लेकिन जिस तरीके से विष्णु लाटा ने यहाँ पर नामांकन भरा और उसके बाद में जो सभी जो कांग्रेस पार्षद थे उन्होंने एक मत होकर यहाँ पर समर्थन यहाँ पर दिया है, तो उससे साफ तौर पर नजर आता है कि यहाँ पर जो अंतरकलह बिल्कुल साफ तौर पर देखने को मिली है। और यहाँ पर जो जितनी भी खुशी यहाँ पर ज्यादातर जो कांग्रेस के जो पार्षद थे वो काफी खुश नजर आए थे, क्योंकि उनका जो वोट है वो सफल हुआ है। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये अंतरकलह जिस तरीके से फैल रही है, जिस तरीके से मेयर चुनाव में बीजेपी के जो पार्षदों में अंतरकलह आई थी, वो आगे उसका नतीजा किस तरह से भुगतना पड़ेगा बीजेपी को। जी बिल्कुल सतवीर, ये आगामी दिनों में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि किस तरह से बीजेपी अपनी रणनीति बदलती है, क्योंकि कांग्रेस ने अपनी कूटनीति और राजनीतिक कौशलता के चलते आज यहाँ पर जो सफलता हासिल की है, बीजेपी को बड़ा झटका यहां पर लगा है। विष्णु लाटा जो कि बागी हुए और आज वो
जयपुर के मेयर उन्हें चुना गया है। बहुत शुक्रिया आपका सतवीर हमसे बातचीत करने के लिए। चलिए बात अगली खबर की करते हैं। विधानसभा में शून्यकाल के दौरान गुर्जर आरक्षण का मुद्दा सदन में गूंजा। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने स्थगन के जरिए गुर्जर आरक्षण का मामला उठाया और गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के 20 दिनों के अल्टीमेटम पर सरकार से स्थिति साफ करने को कहा। राठौड़ के मामले को उठाने के बाद उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि जो 56 इंच का सीना लेकर 5 साल से सत्ता में बैठे हैं वे ही गुर्जर आरक्षण पर फैसला नहीं करने के दोषी हैं। उन्होंने बीजेपी राज में 72 गुर्जरों की हत्या का आरोप भी लगाया और कहा कि बीजेपी सरकारों ने गुर्जर आरक्षण पर कोर्ट में लचर पैरवी की। पायलट ने कहा कि सरकार कानून के दायरे में रहकर गुर्जर आरक्षण की दिशा में काम करेगी और तय सीमा में आरक्षण देंगे। राजस्थान विधानसभा में आज आरक्षण को लेकर जमकर हंगामा हुआ। गुर्जर आरक्षण के साथ ही आर्थिक रूप से पिछड़ों के लिए आरक्षण के मुद्दे पर जमकर बवाल हुआ। विधानसभा में गूंजा आरक्षण का मुद्दा। गरीब सवर्णों के आरक्षण पर जवाब की मांग। बीजेपी ने कहा मंशा साफ करे सरकार। राजस्थान विधानसभा में आज आरक्षण का मुद्दा छाया रहा। राज्यपाल के अभिभाषण पर जैसे ही बहस शुरू हुई, बीजेपी की किरण माहेश्वरी ने आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण को लेकर सरकार से जवाब मांगा। माहेश्वरी ने कहा कि केंद्र सरकार 10% आरक्षण दे चुकी है, लेकिन राज्य सरकार ने अब तक कोई कदम नहीं उठाया है। सदन में कांग्रेस का दोहरा चेहरा सामने आया जब कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमारे उपनेता और हमारे नेता प्रतिपक्ष ने जब ये बात पूछी गई कि जब पार्लियामेंट के अंदर 10% आरक्षण आर्थिक पिछड़ा वर्ग को दिया जा सकता है, आर्थिक पिछड़े स्वर्ण को दिया जा सकता है, तो यहाँ विधानसभा में क्यों नहीं उसका बिल लाया जाता है। लोकसभा में और राज्यसभा में इस बिल का समर्थन किया है और यहां पर भी आपने देखा होगा मुख्यमंत्री जी की पहली प्रतिक्रिया ये थी कि इन्होंने 4% आरक्षण कम कर दिया। अब यहां पर ये राजनीति कर रहे हैं। आप जानते हैं कि संविधान में संशोधन होता है तो 2/3 विधानसभाओं में वो वेटेड के लिए आता है, समर्थन के लिए आता है। वो हमारे पास प्रस्ताव आया ही नहीं है। आएगा तभी तो जाकर के उसके ऊपर निर्णय लिया जाएगा। तो हम तो कहते हैं कि इनको पुनर्विचार करना चाहिए संविधान और 10 की जगह 14% आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। इसके पहले शून्यकाल में भी नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने आर्थिक आरक्षण का मामला उठाते हुए सरकार से मंशा साफ करने को कहा। अब देखना है कि आर्थिक आरक्षण को लेकर सरकार का क्या रुख रहता है और सीएम अपने जवाब से सदन को कितना संतुष्ट कर पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह भरतपुर दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी। जनसुनवाई के दौरान मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने न्यूज़ 18 राजस्थान से बातचीत की और कहा कि 5 साल बीजेपी की सरकार में मजदूर, किसान, युवाओं सहित आम जनता की समस्याओं का अंबार लगा रहा और उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो सका। अब कांग्रेस की सरकार बनने के बाद जनता को उम्मीदें जगी हैं। नई सरकार बनी है, ये नेचुरल चीज़ है कि लोगों को पिछली 5 साल की जो सरकार रही भारतीय जनता पार्टी की और जो लोग अपने अपने कार्यों से वंचित रहे, क्योंकि ना तो मजदूर को कुछ लिए कुछ किया, ना किसान के लिए कुछ किया, ना युवाओं के लिए कुछ किया, ना आम सार्वजनिक समस्याओं के लिए कुछ किया, इसलिए उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि जन सुनवाई कर करके कार्यकर्ताओं से पूछें, जनता से पूछें कि किस तरीके से उनकी मदद हो सकती है और क्या क्या उनकी जो मांगे हैं उन मांगों को BLO सब सारे यहाँ मौजूद हैं, जिन समस्याओं का तत्काल
निराकरण हो सकता है उनको तत्काल करेंगे, और जो जयपुर की समस्या उनको मैं समझ लूँगा और अपने साथ जयपुर ले जाऊँगा और वहाँ जाके मंत्रिमंडल में। रामगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को आज बड़ी सफलता मिली है। बहुजन समाज पार्टी के पूर्व प्रत्याशी लक्ष्मण सिंह चौधरी के परिवारजनों ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह, चिकित्सा मंत्री और चुनाव प्रभारी डॉ रघु शर्मा, पीसीसी महामंत्री वैभव गहलोत इस दौरान मौजूद रहे। लक्ष्मण चौधरी के परिवारजनों का कहना है कि बीएसपी ने पैसे के दम पर बाहरी प्रत्याशी को टिकट दिया और वहां अब कार्यकर्ताओं की भी कद्र नहीं है, लिहाजा उन्होंने कांग्रेस से जुड़ने का फैसला किया है। उधर रामगढ़ क्षेत्र में कांग्रेसी नेताओं के ताबड़तोड़ दौरे जारी हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह और चिकित्सा मंत्री डॉ रघु शर्मा ने रामगढ़ में कांग्रेस की जीत का दावा किया। देखिए, स्वर्गीय लक्ष्मण जी ने बीएसपी का टिकट मांगा था, उनको मिला भी था और 4 साल से बहुत मेहनत कर रहे थे वो, और गांव-गांव ढानी जाकर उनका एक सपना था कि इस क्षेत्र के अंदर विकास हो, गरीबों का विकास हो। आज उनका पूरे परिवार ने कांग्रेस ज्वाइन करी है, अपने हजारों समर्थकों के साथ। उससे कांग्रेस पार्टी को फायदा मिलेगा और हमने आज ये वादा करा है कि जो उनने सपना देखा था इस रामगढ़ के लिए, उसको हम पूरा करेंगे। कांग्रेस तो जीत रही है, यहाँ 36 कौम के लोग आ रहे हैं और जो लोग ये समझते हैं कि अवसर का लाभ उठा लें, तो ये जो चुनाव है बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। राजस्थान में सरकार बन चुकी है, सरकार में हिस्सेदारी का चुनाव है, तो इस तरह से धन बल से या और कोई और तरीके से आदमी मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है, मतदाता उससे प्रभावित नहीं हो रहा है। रामगढ़ के लोग जागरूक है, समझदार है, और एक आप देखिए कि अभी आज चौधरी परिवार हमारे साथ आया, लक्ष्मण सिंह जी का, हर जगह ये उत्सुकता है कि कांग्रेस से जुड़े हम, और ये कांग्रेस पार्टी ये चुनाव भारी बहुमत से जीत रही है। पापा जी का एक सपना था कि वो इस क्षेत्र के लोगों के लिए कुछ काम करना चाहते थे और उन्होंने इस सपने को पूरा करने के लिए बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन किया था, और उन्होंने 5 साल तक पार्टी के लिए बहुत मेहनत करी। उन्होंने एक तरह से फसल तैयार कर दी थी, लेकिन उनका आकस्मिक निधन हो गया। उसके पश्चात बहन जी ने संदेश दिया था कि टिकट परिवार को ही जाएगा, लेकिन कुछ बीच के पदाधिकारियों ने पैसों को लेकर और हमारा जो टिकट था वो बाहरी व्यक्ति को दे दिया, जिसके लिए पहले भी कार्यकर्ताओं ने पूरा इसका विरोध किया है। अपने लेटर हेड पे भी निकाला था कि अगर किसी बाहरी व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा तो हम इसका विरोध करेंगे, लेकिन उसके उपरांत भी टिकट बाहरी व्यक्ति। अलवर जिले की रामगढ़ सीट पर होने वाले चुनाव को लेकर 25 जनवरी को कांग्रेस की एक बड़ी सभा होने जा रही है। कांग्रेस ने अपनी कमर कस ली है और रामगढ़ सीट जीतने की रणनीति पर कांग्रेस काम कर रही है। त्रिकोणीय संघर्ष में फंसा रामगढ़ की लड़ाई में कांग्रेस का जोर, किसका होगा रामगढ़? राजस्थान की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल कर दिया है और बसपा सरकार बना नहीं सकती। सरकार बन चुकी है राजस्थान में, अब तो ये चुनाव सरकार में भागीदारी का है। हम लोगों को समझा रहे हैं कि आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित करो, इस इलाके में बहुत पिछड़ापन है। सत्ता में वापसी के बाद कांग्रेस रामगढ़ सीट पर जीत को लेकर आश्वस्त है। रामगढ़ सीट पर चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी ताकत झोंक दी है। पार्टी का दावा है कि हर हाल में कांग्रेस को ही यहां जीत मिलेगी। सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी रामगढ़ क्षेत्र में ताबड़तोड़ चुनावी मीटिंग्स और सभाएं कर रही हैं। रामगढ़ चुनाव में सीएम अशोक गहलोत के बेटे और कांग्रेस के युवा नेता वैभव गहलोत ने भी कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए वोट मांगे। रामगढ़ में इस बार जनता ने मन बना लिया है कि कांग्रेस को जिताना है। पिछले 10 साल से जो यहाँ विकास रुका हुआ है, चाहे मामला सड़कों का हो, चाहे चिकित्सा सेवाओं का हो, मूलभूत सुविधाओं का हो, वो सब जिस तरीके से रुकी हुई है, निश्चित तौर पर रामगढ़ का आने वाले समय में विकास होगा। कांग्रेस की साफिया खान, बीजेपी के सुखवंत सिंह और बीएसपी के जगत सिंह के बीच यहां त्रिकोणीय मुकाबला है। रामगढ़ सीट पर बीएसपी उम्मीदवार के मौत के कारण पहले मतदान रोक दिया गया था। 28 जनवरी को रामगढ़ सीट पर वोट डाले जाएंगे, जबकि 2 फरवरी को यहां परिणाम आएगा। रामगढ़ सीट पर पिछले 2 चुनाव में बीजेपी जीतती रही है। धर्म के नाम लेने से पेट नहीं भरता है। पेट भरने का जो काम या गरीब के प्रति अच्छी सोच रखने का जो काम है कांग्रेस पार्टी कर रही है, इसलिए निश्चित रूप से रिकॉर्ड मतों से रामगढ़ में सफिया जुबैर चुनाव जीते। हालांकि कांग्रेस ने इस बार रामगढ़ सीट जीतने पर जोर लगाया है।
25 जनवरी को रामगढ़ में कांग्रेस की बड़ी चुनावी सभा होगी। 25 जनवरी की सभा को सीएम अशोक गहलोत, डिप्टी सीएम सचिन पायलट और प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे समेत कई वरिष्ठ नेता संबोधित करेंगे। रामगढ़ का परिणाम कांग्रेस के आंकड़े को 100 तक पहुंचा सकता है। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को इस जीत से मजबूती मिलेगी। दिनेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस सरकार और संगठन ने जिलों के प्रभारी मंत्रियों को बड़ा टास्क दिया है। प्रभारी मंत्रियों को फील्ड में जाकर कार्यकर्ताओं की मन की बात सुनकर उसकी रिपोर्ट सीएम को देनी होगी। जरा देखिए। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने प्रभारी मंत्रियों को चुनावी टास्क दिया है। सीएम अशोक गहलोत ने प्रभारी मंत्रियों को जिलों में जाकर कार्यकर्ताओं का मन टटोलने और जमीनी हकीकत की डेली रिपोर्ट देने के लिए निर्देश दिए हैं। प्रभारी मंत्री मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष को ग्राउंड के हालात की नियमित जानकारी देंगे, जिससे राजनीतिक रूप से फैसले लेकर जमीनी राजनीतिक समीकरणों को पार्टी के पक्ष में किया जा सके। साथ ही प्रभारी मंत्रियों को इस बार कई मायनों में पावरफुल बनाया गया है। हाल ही में लोकसभा क्षेत्रवार हुई फीडबैक बैठकों में उन्हें पूरी अहमियत दी गई। जिला कमेटियों में लोकसभा उम्मीदवारों के पैनल तय करने में सर्वसम्मति बनाने का जिम्मा भी प्रभारी मंत्रियों को दिया गया है। तमाम मंत्रियों को सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी और अपनी डिस्ट्रिक्ट तक नहीं रहना है, पूरे राजस्थान के दौरे करके जनता को मालिक मानकर जनता की सेवा के लिए उनकी बात सुनना, जिस डिस्ट्रिक्ट में जाए वहाँ संगठन की मीटिंग लेना, कार्यकर्ताओं को सम्मान देना, कार्यकर्ताओं की सुनवाई करके उनकी समस्याओं का समाधान करना हर मंत्री की, हर विधायक की, हर कांग्रेस के नेता की ड्यूटी है। हमारे जो क्षेत्र के लोगों की समस्या हैं उनको लाके हम लोग कैसे उनको अच्छी सुविधा दे सकें, कैसे उनको अच्छी शिक्षा दे सकें, कैसे हम पेयजल की व्यवस्था कर सकते हैं, ये हमारे स्ट्रिक्ट माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश हैं। आने वाला लोकसभा चुनाव सभी प्रभारी मंत्रियों के लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। अब देखना होगा प्रभारी मंत्री कितना तालमेल बनाकर कार्यकर्ताओं को चुनावी मोड में लाते हैं। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट। किसानों का कर्ज माफ कर कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में जीत तो जरूर हासिल कर ली, लेकिन अब सरकार को 18,000 करोड़ रुपए की जरूरत है। सवाल यह है कि प्रदेश की खस्ता हालत को देखते हुए सरकार इतनी बड़ी राशि का इंतजाम करेगी कैसे? कर्ज माफी का मकड़ जाल, क्या कर्ज का दाव पड़ गया उल्टा? क्या केंद्र के भरोसे की थी कर्ज माफी? कहां से कांग्रेस लगाएगी 18,000 करोड़? नहीं किया इंतजाम तो कैसे मिलेगा नया कर्ज? जी हां, ऐसे कई सवाल आज कांग्रेस को हैरान कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं कि आखिर किसानों से कर्ज माफी का वादा कर कांग्रेस फंस तो नहीं गई है, क्योंकि कांग्रेस को किसानों से किया वादा पूरा करने के लिए 18,000 करोड़ रुपए चाहिए। इतना ही नहीं, बैंकों के रीपेमेंट सिस्टम को जारी रखने के साथ किसान और बैंक दोनों के हित को देखते हुए सरकार को इस राशि का इंतजाम करना ही होगा। तो जो भी ऋणी किसान हैं, उन्होंने बैंकों को ऋण चुकता करने, रिकवरी करने से कोताही बरतना या अपना हाथ तंग करना शुरू कर दिया है, और ये स्वाभाविक बात है। आप और हम भी होंगे, और जब ये हमको आशा होगी कि मेरा ऋण माफ होना है तो मैं क्यों बैंक को ऋण का भुगतान करूंगा। जब बैंक को ऋण का भुगतान नहीं हो रहा है तो बैंकों की रिकवरी नहीं आ रही है। किसान कर्ज माफी पर राजनीति तो पहले से ही शुरू थी, लेकिन अब राज्य सरकार ने केंद्र पर सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया है। लेकिन किसान नेताओं का कहना है कि कांग्रेस ने केंद्र के भरोसे तो प्रदेश के किसानों से कर्ज माफी का वादा नहीं किया था। दिल्ली सरकार के ऊपर बात फेंक रहे हैं, जबकि जब घोषणा की गई थी, जब लोगों को आश्वस्त किया गया था, तब दिल्ली सरकार की बात थी नहीं। तब तो ये था कि हम करेंगे, और 10 दिन के अंदर 10 दिन के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया गया था, और 10 दिन की जो थी, और इसीलिए ये जल्दबाजी में इनको घोषणा भी करनी पड़ी, क्योंकि दिया और आगे आने वाले 3-4 महीने बाद पार्लियामेंट चुनाव होने वाले हैं। अगर ये 10 दिन में घोषणा नहीं करते तो इसका बहुत बुरा विपरीत असर पड़ता, इसलिए उन्होंने घोषणा कर दी, लेकिन इनके पास पैसा है नहीं। जाहिर है गहलोत सरकार के लिए मुश्किल ये है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, और उससे भी बड़ी मुश्किल ये है कि लोकसभा चुनावों में चंद महीने ही बचे हैं। ऐसे में अगर प्रदेश की कांग्रेस सरकार 18,000 करोड़ रुपए की राशि का इंतजाम नहीं कर पाई तो लोकसभा चुनावों में
बीजेपी इसे जरूर मुद्दा बनाएगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बीके शर्मा की रिपोर्ट। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान आवारा गौवंश पाला से फसल खराब होने से लेकर रोडवेज की आर्थिक हालत से जुड़े सवालों पर चर्चा हुई। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर नोकझोंक देखने को मिली। विधानसभा में गाय की गूंज, फसल खराबी और रोडवेज का मुद्दा भी गरमाया। चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष में नोकझोंक। गौवंश को लेकर हुई चर्चा पर गौपालन मंत्री प्रमोद भाया ने खुद को सबसे बड़ा गौभक्त बता डाला। उन्होंने कहा कि आज भी गौ ग्रास निकालता हूं, उसके बाद ही भोजन करता हूं। उन्होंने कहा कि सरकार गौवंश के संरक्षण को लेकर गंभीर है और हर जिले में नंदी गौशाला बनाई जाएगी। वहीं 26 जनवरी को भीलवाड़ा में आवारा गौवंश के लिए गौशाला का उद्घाटन किया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया गौ संवर्धन के लिए संतों महंतों की कार्यशाला का भी आयोजन किया जाएगा। वहीं नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने झालावाड़, बारां, राजसमंद में शीतलहर और पाले से फसल खराबी का मुद्दा उठाया। उन्होंने राजसमंद में बैंगन की फसल खराब होने के कारण किसान की आत्महत्या की बात कही और सरकार को घेरा। इस पर जवाब देते हुए आपदा प्रबंधन मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल ने कहा कि अभी फसल खराबे की रिपोर्ट नहीं आई है। उन्होंने सदन को भरोसा दिलाया कि प्रभावित जिलों के कलेक्टर्स को आकलन के लिए पत्र लिखा जाएगा। इधर विधायक पुखराज के सवाल पर संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने सदन में बताया कि कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम शुरू करने की कोई योजना नहीं है। पेंशन स्कीम को लेकर विधायक संयम लोढ़ा ने भी पूरक सवाल उठाया। इस पर संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि इस संबंध में केंद्र सरकार ही कोई कदम उठा सकती है। वहीं रोडवेज की आर्थिक हालत पर हुई चर्चा के दौरान परिवहन मंत्री खाचरियावास ने पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा किया और कहा कि जब कुछ नया नहीं हुआ तो फिर रोडवेज 3000 करोड़ के घाटे में कैसे चली गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। बात स्वाइन के प्रकोप की करते हैं। स्वाइन फ्लू का प्रकोप अभी भी जारी है। स्वाइन फ्लू से मरने वालों का आंकड़ा 54 हुआ है। बीकानेर और करौली में भी स्वाइन फ्लू से मौत हुई है। आज 3 स्वाइन फ्लू मरीजों की मौत हो गई। प्रदेश में स्वाइन फ्लू पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 1414 तक पहुंच गया है। जयपुर में 29 नए स्वाइन फ्लू पॉजिटिव मरीज मिले हैं। स्वाइन फ्लू के आज एक ही दिन में लगभग 80 मरीज और सामने आए। पूरा प्रदेश स्वाइन फ्लू की चपेट में। हाल ही में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को इस बीमारी की पुष्टि हुई, जिसके बाद उनका इलाज दिल्ली के एम्स में चला। अब यहां के बड़े भाजपा नेता को स्वाइन फ्लू ने अपनी जद में ले लिया है, जिनका इलाज भी दिल्ली में चल रहा है। बता दें, नागौर सांसद CR चौधरी स्वाइन फ्लू की चपेट में आ गए और इसकी पुष्टि डॉक्टर्स द्वारा कर दी गई है। इस सीजन में दिसंबर से लेकर अब तक स्वाइन फ्लू ने नागौर में 4 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वाइन फ्लू पर चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि उनको सवाल करने का कोई अधिकार नहीं है। इसको तो कोई अधिकार ही नहीं है। पिछले 5 साल के आंकड़े उठा के देखो, 2018 में 225 मौतें हुई थी। उससे पहले 1 साल के गैप के पहले 400 से ज्यादा मौतें हुई है। तो जिन लोगों ने महकमे को एक बदनाम महकमे के रूप में मुझे विरासत में दिया है, वो 15 दिन में मेरे से सवाल करने लगे हैं। ये लोकतंत्र में उनको खुद को एक्सपोज करता है ये चीज। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से भ्रष्टाचार किया, इस महकमे को लूटा, चिकित्सा व्यवस्था चरमरा गई पूरे प्रदेश की, पूरे डिपार्टमेंट का ढांचा खराब कर दिया उन लोगों ने। हमने पूरे महकमे को चाक चौबंद किया है। सारे डॉक्टर्स की छुट्टियां रद्द की है। पूरे राजस्थान में 21 तारीख से 23 तारीख तक स्क्रीनिंग का प्रोग्राम चल रहा है। अब अमित शाह जी स्वाइन फ्लू के बीमार मरीज हो गए,
इनकी खुद की विधायक उसको बचा नहीं पाए और स्वाइन फ्लू से मौत हो गई कीर्ति कुमारी की। तो ये तो किस मुंह से बात कर रहे हैं? पूरा महकमा अलर्ट मोड पे है और हम हमारी जिम्मेदारी को समझते हैं। राजस्थान के एक भी व्यक्ति की मौत हो, ये हमारे लिए दुख का कारण बन सकती है। चित्तौड़गढ़ से है। यहाँ पर राशन की दुकान से मिलने वाले गेहूं में कंकड़ और पत्थर निकल रहे हैं और गरीबों के निवाले पर डाका डाला जा रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। राशन की दुकान से मिले गेहूं में कंकड़ पत्थर की ये तस्वीर चित्तौड़गढ़ की है। गरीबों के अनाज पर किस तरह डाका डाला जा रहा है? दरअसल शहर के वार्ड नंबर 35 में मौजूद राशन की दुकान से कुछ महिलाएं गेहूं खरीद अपने घर ले गई, लेकिन गेहूं की बोरी को महिलाओं ने जैसे खोल कर देखा तो हैरान रह गईं। राशन की दुकान से मिले गेहूं में काफी मात्रा में पत्थर और कंकड़ मिला हुआ था। बारी बारी गिट्टी मिली थी कि गुआ में ऐसा गुआ ना गरीब मना किसान खावे जाने 35 के लगा मैंने 4 किलो कांकरा निकल गया तो मैंने पीछे गरीब इंसान वहाँ दान की जाएगा नहीं, बेटे गरीब गाँव हवन बेटी 20 किलो गेहूँ लिए थे, उसमें आधे से ऊपर कंकड़ है। तो उस गेहूँ को कैसे खाए हम? इतने गेहूँ इतने कंकड़ निकले हुए कैसे बिने? कम से कम 20 किलो गेहूँ बिनने के लिए 2 दिन चाहिए, इतने कंकड़ उस गेहूँ के अंदर। राशन की दुकान से मिलने वाले अनाज में मिलावट का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी राशन की दुकान से घटिया अनाज मिलने का मामला आ चुका है। ऐसे में मुमकिन है कि FCI के गोदाम में मिलावट किया गया हो, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर कौन है वो मिलावटखोर जो गरीबों के अनाज पर डाका डाल रहा है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए चित्तौड़गढ़ से पीयूष मुंदड़ा की रिपोर्ट। कहते हैं लालच बुरी बला है और इसीलिए 1 का 4 करने के चक्कर में जोधपुर में कई लोग एक ठगी का शिकार हो गए। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। सलाखों के पीछे शातिर ठग, कई लोगों को बनाया शिकार। शातिर ठग से बच गए। जी हां, ये वो सच्चाई है जिसका शिकार गांव के ये तमाम लोग हुए हैं और अब जोधपुर के शास्त्री नगर पुलिस थाने में अपने पैसे की मांग कर रहे हैं। हालांकि अब इनका गुनहगार भी सलाखों के पीछे है। आगे हम इसका पूरा फर्जीवाड़ा बताएंगे, लेकिन पहले सुनिए पीड़ितों का दर्द सरपंच की ज़बानी। उस एजेंट के मार्फत लोगों से किसी से 50,000, किसी से 60, किसी से 90, किसी से लाख, किसी से कुछ और इस प्रकार का धन संचय करके उनको एक फर्जी रसीदें दे करके और कहा कि तुम्हें 10,000 दोगे तो 1 लाख रुपए लोन मिलेगा, 50,000 दोगे तो 5 लाख रुपए लोन। अब जान लीजिए इस शातिर ठग का तारुफ क्या है। नाम भंवर लाल, शैक्षणिक योग्यता 10वीं फेल, कंपनी ग्लोबल फाइनेंस। जी हां, ये वही फर्जी कंपनी है जिसके जरिए शातिर भंवर ने लोन देने के नाम पर 1 साल के अंदर कई लोगों से 18 लाख रुपए ऐंठ लिए। भंवर लाल इतना शातिर था कि वो लोगों से फीस लेकर उन्हें रसीद भी देता था। इस शातिर ठग के माया जाल में फंसने वाले ज्यादातर लोग बाड़मेर और जोधपुर के हैं। और लोन के नाम पे इसे कुल 17,89,000 रुपए इससे लिए और ये कह के लिए कि ये आपकी इसे प्रोसेस फीस है लोन करवाने की। ये फाइलें दिए हुए करीब इसको साल भर हो गया, लेकिन एक भी लोन उसने नहीं करवाया। इस प्रकार रमेश के साथ इस आरोपी भंवर लाल ने ठगी की, जिस पर इस तथाकथित आरोपी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है, जिससे अनुसंधान जारी है। सलाखों के पीछे पहुंचे शातिर ठग का अंदाजा भी पीड़ितों को उस वक्त हुआ जब 1 साल बाद उन्हें लोन नहीं मिला और अब थाने में ये तमाम पीड़ित इस आस में खड़े हैं कि पुलिस इनकी लुटी रकम लौटाएगी। न्यूज़ 18 राजस्थान से सहयोगी शेर सिंह के साथ ललित सिंह की रिपोर्ट, जोधपुर। अपराध पर लगाम के लिए राजस्थान पुलिस हर गांव तक अपनी पहुंच बनाने की योजना पर काम कर रही है। इस योजना के तहत हर गांव में एक चौकीदार ग्राम रक्षक की नियुक्ति की जाएगी, जिससे हर गांव की खबर पुलिस महकमे तक पहुंचती रहेगी और पुलिस का काम आसान हो जाएगा। जरा देखिए। क्राइम कंट्रोल के लिए पुलिस की विशेष मुहिम। 35,000 गांवों में नियुक्त होंगे पुलिस चौकीदार। जानकारी देना, काम में सहयोग करने की होगी जिम्मेदारी। राज्य के हर गांव में एक ग्राम रक्षक का प्रावधान। ग्राम रक्षक है, ये हमारे पुलिस के संबंधित गांवों से या ग्राम पंचायत से जिस स्तर पर भी वो होते हैं वहाँ पर ध्यान रखना, हमें सूचना देना, हम जाएं तो हमारे कार्य में सहयोग करना, उनकी काफ़ी सारी
ड्यूटीज़ उसमें ऑलरेडी परिभाषित हैं। राजस्थान के पुलिस प्रमुख कपिल गर्ग पुलिस में नई पहल के लिए जाने जाते हैं। अब सूबे में अपराध को कंट्रोल करने के लिए डीजीपी साहब एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसके तहत पुलिस की पहुंच अब हर गांव तक होगी। ग्राम रक्षक की पुरानी व्यवस्था को नए अंदाज में लागू करने के लिए जल्द ही पुलिस विभाग प्रस्ताव तैयार कर राज्य सरकार के सामने इसे रखेगी और फिर राज्य सरकार को भेजेंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि हमारे इस प्रस्ताव पर विचार करके निर्णय लें। हमारी इच्छा ये कि हमसे गांव में, हर गांव में एक व्यक्ति जुड़े जो हमें हर समय की सूचना मिलती रहे और कोई बात बढ़ने से पहले हमें पता रहे। इस प्रस्ताव के तहत पहले फेज के करीब 35,000 गाँवों में ग्राम रक्षक को नियुक्त किया जाएगा, जिनका काम गाँव से जुड़ी खबरों पर नजर रखना और उसकी रिपोर्ट करना होगा। अपराध का गांव कनेक्शन देखते हुए पुलिस विभाग इसे लागू करने पर विचार कर रहा है। प्रदेश के 865 थानों में हर साल 80,000 से ज्यादा मामले दर्ज होते हैं। दर्ज मामलों में से 65% केस ग्रामीण इलाकों के होते हैं। इस आंकड़े के मद्देनजर विभाग ग्राम रक्षकों की नियुक्ति करना चाहता है। हमारा जो राजस्थान पुलिस एक्ट है उसमें धारा 48 में एक प्रावधान है कि गांव या गांव के समूह में चौकीदार या ग्राम रक्षक रखा जा सकेगा, जो ऑनरेरी होगा, स्वयं सेवक होगा, लेकिन राज्य सरकार उसे पारितोषिक दे सकेगी। प्रदेश के डीजीपी कपिल गर्ग चाहते हैं कि प्रदेश अपराध मुक्त हो। कम से कम अपराध होने के तुरंत बाद अपराधी तक पुलिस की पहुंच हो सके, जिससे उन्हें सजा दिलाना आसान हो। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से राकेश गोसाई की रिपोर्ट। और बात अगली खबर की करेंगे। खबर भरतपुर से है। यहाँ पर वाहन चेकिंग के नाम पर पुलिस द्वारा मचाई जा रही दादागिरी पर पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने गहरी नाराजगी जताई है। आज आगरा बीकानेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात पुलिसकर्मी ने बाइक पर जा रहे बहन भाई को रोक लिया और बेवजह थप्पड़ भी जड़ दिया। पुलिस की दादागिरी से परेशान पीड़ित बाइक सवार ने फोन पर पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह को उस घटना से अवगत कराया तो कुछ देर बाद ही मंत्री विश्वेंद्र सिंह का काफिला मौके पर पहुंचा। गाड़ी से निकलते ही पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने पुलिस कर्मियों को जमकर लताड़ लगाई। मैं अपनी बच्ची को लेके आ रहा था। तेरी पहले ही बदमाशी हो चुकी है, इसीलिए तुम्हें थप्पड़ मारने का अधिकार है। हम कोचिंग से बाहर आ रहे थे, सो हम धीरे धीरे मोटरसाइकिल लेकर आ रहे थे। फिर जिनने गाड़ी रोकने की कही थी हमने रोक दी, फिर जिनने थप्पड़ मार दिया सर को। बहुत तेज गाल पे मारा सर मेरे। मैं सेवा करता हूँ गरीब बच्चों की, आज तक मैंने कोई बुरा काम नहीं किया। महाराज साहब जानते हैं इस बात को, हमेशा मैं सेवा ही करता हूँ। बच्ची कोचिंग करके वापस जा रहे थे, कोचिंग चलाते हैं, वापस ले जा रहे थे अपनी बच्ची को। आ जाए यहाँ सामने, और इनको रोक के और इसने मुझे फ़ोन किया कि मुझे साहब अनोखे नाम के सिपाही ने थप्पड़ मारा खींच के, और वो मंच रहा है हम मारा थप्पड़। तो ये कोई तरीका है पुलिस को पीटने के लिए क्या जनता के लिए? अरे जुर्माना कर दो, आप केस बना दो, किसी को थप्पड़ मारा होगा आप किसी को जबरदस्ती। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।